Hello friends, I am Dr. Bhavani Singh Rathod, renewable energy coach, trainer and consultant and BESS expert. BESS means battery energy storage system. आजकल आपको मालूम कि मैं कंटिन्यूसली बेस पे ट्रेनिंग दे रहा हूँ, लॉट ऑफ वेबिनार्स भी किए हैं, मेरे अभी दो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है। तो आज मैं यहाँ पे हूँ, देखो आप, ये लेड एसिड बैटरी है, ये इन्वर्टर है और ये इसका डिजिटल वाटर है। अब लोचा क्या है उसी को समझना है कि क्योंकि अब लिथियम आयरन फॉस्फेट लिथियम बैटरी आ रही LFP, ठीक है। तो ये सब जो भी ये बैटरी लेड एसिड बैटरी, ठीक है, ये भी सील्ड मेंटेनेंस फ्री नहीं है, ठीक है, ट्यूबलर टाइप की है। तो ये सब अभी रिप्लेस होने वाली, ऑब्सोलेट हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये उठ रहा है लोगों में, यार ये हमारे घर में जो इन्वर्टर लगा हुआ है या जो बैटरी है, तो ये मैं इसकी जगह LFP बैटरी लगाता हूँ तो क्या मैं एज इट इज़ लगा पाऊँगा या मुझे कुछ इन्वर्टर में कुछ करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा क्या? क्योंकि इसकी भी कॉस्ट है 4,500 समथिंग, ठीक है। ये 12-13 हज़ार की बैटरी आ रही है, 15 हज़ार की, तो कैसे क्या करना है? तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ठीक है, आपको क्या करना है बॉस। अभी देखो मैं तो क्यों आया हूँ, इसको देखो, ये यहाँ पे आप देख लो, ये डिस्टिल वाटर है, इसका TDS भी 0 से 15 के बीच है। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये रेडिएटर में भी यूज़ होता है गाड़ियों के, और इन्वर्टर में भी यूज़ होता है, अभी कि इन्वर्टर की बैटरी के लिए। क्योंकि क्या है, ये कम TDS का अगर आप डालोगे तो इसमें साल्ट वगैरह जमा नहीं होगा, तो इसकी एनर्जी डेंसिटी, जो एनर्जी को स्टोर करने की जो पावर है वो बनी रहेगी। नहीं तो वो धीरे धीरे नॉर्मल वाटर डालोगे तो वो डिटीरियोरेट हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब पहले तो आ रहा है कि LFP बैटरी अपन रिप्लेस करेंगे तो बेनिफिट क्या है। देखो इसका, आप देखो 120 एम्पेयर आवर कैपेसिटी दी हुई, मैं यहाँ पे 100 एम्पेयर आवर की भी लगाऊंगा ना लिथियम बैटरी तो मेरा काम आ जाएगा। दूसरा ये 12 वोल्ट की बैटरी है, तो मैं 12 वोल्ट की जगह क्या करूँ, अब लिथियम आयरन में क्या सेल आते हैं अलग अलग, जो एक का नॉमिनल वोल्टेज होता है 3.2 वोल्ट, और नॉर्मली लोअर साइड में उसको 2.5 वोल्ट तक ले जा सकते हैं, और अबोव में 3.65 समथिंग लाइक दैट, ओके। तो वहाँ आपको 4 सेल को सीरीज़ में डालना पड़ेगा। 4 सेल ले लो आप, उसको सीरीज़ में आप जोड़ोगे, ठीक है, नट बोल्ट से जोड़ोगे, क्योंकि छोटा मामला यहाँ पर लेज़र वेल्डिंग की जरूरत नहीं है, यूटिलिटी स्केल का नहीं है ना। तो वहाँ से आपको बैटरी पैक बनाना है, मॉड्यूल बनाना है एक, तो उस मॉड्यूल में 4 सेल सीरीज़ में लगेंगे। अब एक सेल का मैंने ले लिया 100 एम्पेयर आवर, नॉर्मल जैसे यूटिलिटी स्केल में आप जाओ तो 280 एम्पेयर आवर, वो भी ऑब्सोलेट हो रहा है, 314 एम्पेयर आवर का आ रहा है, फिर 584 एम्पेयर आवर का आ रहा है, 625 एम्पेयर आवर, 1174 एम्पेयर आवर आ रहा है। मतलब हाउ लिमिटेड स्पेस में कैसे मतलब ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर सके, उस पर चल रहा है, ठीक है। तो ये भी इन्वर्टर के फैन की आवाज़ भी आ रही, कूलिंग, क्योंकि ये चार्ज कर रहा है अभी बैटरी को। मैं अभी ये डिस्टिल वाटर इसमें डालूंगा, ठीक है, टॉप अप करूँगा, क्योंकि मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है लेड एसिड। अब लेड एसिड में मैं ये बताया, ये तो मैंने कह दिया आपको 100 है। अब इसकी क्या कि DOD, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, एक फैक्टर है बहुत बड़ा, वो डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज का 50% ही है। तो इसकी यूजेबल एनर्जी कितनी बन गई लेड एसिड की, मात्र आपके हो गई 900 वाट आवर, मतलब 0.9 kWh, 0.9 मतलब 1 kWh भी पूरा नहीं हुआ। वहीं अगर आप LFP यूज़ लोगे तो उसकी DOD ज़्यादा, 90% तक अपन रख सकते हैं, 95, यहाँ तक 100% DOD की बैटरी आ रही, पर चलो अपन 90% ही पकड़े से पर लिमिट। ज़्यादा डीप डिस्चार्ज बैटरी को, LFP को नहीं करना चाहिए, उसकी लाइफ कम होती है, डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। तो उस पर अपन रखते तो ये आपका 1.2 से लेकर 1.4 kWh मिल रहा है, देख लो, जहाँ इसका 0.9 मिल रहा है, इसका इतना मिल रहा है, ठीक है भाई। अभी मेरे सामने LFP बैटरी नहीं है, थोड़ा आपको समझ में दिखा है, बट गूगल पे आप देख लेना, ठीक है। और मेरे बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियो भी हैं, लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें मैंने डाली हुई है, तो उससे आप समझ लोगे, कोई इशू नहीं है ना। फेसबुक पे भी मैं डालता रहता हूँ। अब आते हैं दूसरा पॉइंट है साइकिल लाइफ, वो बड़ा फैक्टर है। अब इसकी देखो यहाँ पर वारंटी लिखी हुई है 36 मंथ, मतलब 3 साल। वहीं आपकी LFP बैटरी की वारंटी 10 साल आती है, 10 ईयर्स, ठीक है। और उसको एक्सटेंड करके 15 साल तक भी अपन ले जा सकते हैं, अगर अपन SOC, स्टेट ऑफ चार्ज वगैरह प्रॉपर मेंटेन करें तो, ठीक है। DOD मेंटेन करे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पॉइंट आ रहा है कि अब इसकी DOD 50, उसकी उत्तर देखो आपका एनर्जी बढ़ गई। दूसरा आता है साइकिल लाइफ, इसकी मात्र 500, उसकी साइकिल लाइफ हज़ारों में होती है, 5000, 6000, 8000 साइकिल लाइफ का आ रहा है अभी सेल, और 12000 तक का भी बोल रहे हैं, बट 8000 का भी आने लग गए हैं भाई। नॉर्मल इज़ 5000 to 6000 साइकिल लाइफ, ठीक है। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं घरों में, क्योंकि बार बार फिंगर डिस्चार्जिंग होता है, तो 5000 साइकिल इज ओके। तो उतना साइकिल इसका बढ़ रहा है LFP बैटरी का, कहाँ 500 और कहाँ 5000, सोचो।
दूसरा एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। एफिशिएंसी क्या है? RT, राउंड ट्रिप एफिशिएंसी, मतलब मैंने इसको एनर्जी दी बैटरी को और वापस ये कितनी देगा। तो इसकी एफिशिएंसी जो है मात्र 75 से 80% है। ठीक है भाई। वहीं LFP बैटरी जो है उसकी एफिशिएंसी होती है 95%, कम से कम 90% तो होती है। 90 से लेकर 95% तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है आपकी। ठीक है, वही अदर बेनिफिट है। उसके बाद आ जाते हैं अपन इसका ये देखिए अपन क्या बोलते हैं कि मेंटेनेंस का आपको बता ही दिया, उसकी को मेंटेनेंस फ्री है, जबकि इसको मेंटेनेंस करना है। ये यहाँ पे टर्मिनल देख रहे हो, ये मैंने देखो पेट्रोलियम जेली रखी हुई है। ये पेट्रोलियम जेली मैं अभी यहाँ पे लगाऊंगा, ये टर्मिनल पे देखो जंग खा जाता है। ठीक है, इसको मुझे ये बैटरी की जो टर्मिनल है यहाँ पे मुझे पेट्रोलियम जेली भी लगानी पड़ेगी ताकि ऑक्सीडेशन से इसमें रस्ट ना हो। ठीक है भाई। और इसमें डिस्टिल वाटर मुझे भी, ये देखो सब डिस्टिल वाटर लेवल लो है, तो इसमें मुझे डिस्टिल वाटर आके टॉपअप भी करना है। ठीक है, उसके बाद मुझे मैं नाप भी सकता हूँ मैं वोल्टेज इंडिविजुअल। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट के लेवल को मुझे वो करना पड़ेगा। सेल वोल्टेज वगैरह तो इसमें नापने की व्यवस्था नहीं है आई थिंक। ठीक है ना, तो दिस ओनली को एक ही है, एक 12 वोल्ट एक जगह नाप सकता हूँ मैं। ठीक है ना, इंडिविजुअल इसमें नहीं कर सकता क्योंकि ये एक ही कंबाइंड इसमें बनाया हुआ है। ठीक है, चार्जिंग का बता दें इसको कॉन्स्टेंट वोल्टेज। ठीक है, कॉन्स्टेंट वोल्टेज पे चार्ज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंट करंट पे भी कर सकते हैं एंड फ्लोट मोड भी है। बट LFP के केस में अब यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्टर आ जाएगा। जैसे आप लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी लगाओगे, लिथियम बैटरी लगाओगे भाई, इमीडिएटली आपको BMS चाहिए, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जरूरी है। वो क्या करता है, वो मॉनिटर करता है उसके वोल्टेज और टेम्परेचर को। ठीक है, क्योंकि लिथियम बैटरी टेम्परेचर की बड़ी सेंसिटिव है। थर्मल NMC बैटरी तो कुछ ज़्यादा ही है, जो निकल मैग्नीज कोबाल्ट आती है। दूसरी वाली है लिथियम आयरन फॉस्फेट, वो फिर भी थर्मली अच्छी स्टेबल है। तो वहाँ आपको क्या है, इसका इनबिल्ट BMS आपको जो आप मॉड्यूल बनाओगे या पैक जिसको बोल रहे हो, 4 सेल को सीरीज में करो, वहाँ आपको लिक्विड कूलिंग की जरूरत नहीं, एयर कूल्ड इज ओके, छोटा है चल जाएगा। लेकिन आपको BMS इनबिल्ट लगाना पड़ेगा जो उसको मॉनिटर करेगा, उसके वोल्टेज और टेम्परेचर वगैरह को। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देगा, फैन को उसी हिसाब से वो चलाएगा। थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम भी चाहिए। ठीक है भाई, तो BMS इसमें एक ऐड हो रहा है चीज़, ये ध्यान रखना। बैटरी की जगह वो बैटरी लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। इन्वर्टर का मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे ये आ गया। ठीक है भाई, अब आते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट की बात करें तो लगभग ये 13-15 हज़ार की ये आती है, वो भी लगभग कॉस्ट उसकी आजकल तो कम हो गई है, पहले ज़्यादा थी। लेकिन हो सकता है सिंगल बैटरी वगैरह लोगे तो 20-25 हज़ार में आपको दे पर kWh, बट ठीक है अभी कॉस्ट उसकी 15-16 हज़ार रुपये पर kWh चल रहा है। ठीक है भाई, अब अपन आगे बढ़ते हैं, इन्वर्टर पर आ जाते हैं। अब बड़ा फैक्टर है कि क्या मेरा ये इन्वर्टर काम करेगा का LFP? बिल्कुल करेगा भाई। इसको क्या है, अभी इसको आप 12 वोल्ट दे रहे हो, वहाँ मैं 4 सेल लगा के 12.8 पे जा रहा हूँ तो ये दे देगा। बट इसमें आपको मोड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये जो इन्वर्टर है ल्यूमिनस का इको वाट प्लस 850 VA का है, 700 वाट का है। ठीक है, पीछे इसकी नेम प्लेट भी लिखी हुई है, इसको दिक्कत नहीं है। तो इको पे नहीं रखना है इसको एक तो बोलो। ठीक है, वी डोंट नीड टू पुट इन इको के बजाय इसको अपन रखेंगे नॉर्मल मोड में ही, चार्जिंग मोड में। इसमें पीछे सेलेक्टर स्विच है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको इको पे रखना है पहली चीज़ तो। ठीक है, उसके बाद इसकी जो रेंज है वो 10.5 से 14.5, मतलब वही है वोल्टेज जो BMS है वो अपना कंट्रोल करेगा उसको उसी रेंज में। ट्यूनिंग का सिस्टम इसमें होगा, इन्वर्टर में 100% वोल्टेज ट्यूनिंग का रहता है। उस रेंज में अपन LFP के हिसाब से इसको ट्यून कर देंगे। 10.5 से 14.5 के बीच में हायर उतना जाए और लोवेस्ट में इतना रहे। ठीक है, ये अपने को ये इन्वर्टर का देर का अभी इसकी रेंज है 10.5 से 14.5, लेकिन इसको अपन LFP के हिसाब से ट्यून करेंगे। ठीक है, क्योंकि मिनिमम मुझे इतना जाना है और मैक्सिमम से ऊपर नहीं जाना, तो वो मुझे इसमें करना पड़ेगा। फ्लोट तो मुझे हटा ही देना है। इसमें फ्लोट का एक ऑप्शन है, इस इन्वर्टर में फ्लोट का ऑप्शन है, 13.5 वोल्ट देता है फ्लोट में, और बूस्ट भी है 14.2 से। अब लेड एसिड बैटरी में बूस्ट चार्ज की रिक्वायरमेंट रहती है कभी कभी, LFP में ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं रहती। तो आपको बूस्ट मोड की जरूरत नहीं है, फ्लोट वगैरह को जरूरत नहीं है। आपको केवल वोल्टेज ट्यूनिंग कर देनी है मिनिमम और मैक्सिमम। जिसका वोल्टेज रहेगा 10.5 से 14.5 इसका भी है, मैं इसको LFP के हिसाब से ट्यून कर दूंगा। LFP का मेरा कितना 12.8 है, तो 12.8 से आप 12.5% या 10 प्लस मैंने 10% लगा लो, प्लस मैंने 12.5% लगा लो। ठीक है भाई, वैसे कर लो। तो ये है चार्जिंग करंट, देखो 13 से 15 एम्पियर ये दे रहा। अब आता है कि आप LFP में कितनी दे पाओगे, क्योंकि 100 एम्पियर आवर में। अब आता है C रेट का पॉइंट। C रेट क्या है,
जो लिथियम बैटरी उसकी सी रेट 0.5C, ठीक है। 0.5C का मतलब मुझे 100 एम्पेयर आवर की है तो उसको 50 एम्पेयर पे रखना है, मेरा 50 एम्पेयर उसको देना, मैक्सिमम 50 एम्पेयर से ऊपर नहीं देना है, ठीक है भाई। तो ये जो इन्वर्टर है वैसे चार्जिंग करेट इसकी 13 से 15 एम्पेयर है तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, 1 आवर में हो रहा तो उसकी बजाय ये 13 14 15 3 घंटे में चार्ज हो जाएगी, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी अपने को क्या है कि मेन चीज़ जो बात कर रहे थे तो इतनी चीज़ें तो मैंने बता दी है, ठीक है ना। तो आपको मैंने बता दिया इसको, ये अलग अलग कांस्टेंट करंट, कांस्टेंट वोल्टेज, फ्लोट तीनों मोड है, अपने को उसमें नहीं रखना, एक नॉर्मल मोड चार्जिंग में रखना है, ठीक है। पहले बात तो कोई फ्लोट की रिक्वायरमेंट है, अगर फ्लोट है तो उसको डिसेबल कर दो। इस इन्वर्टर में फ्लोट मोड जो है उसको डिसेबल कर देना है, रखना ही नहीं, ठीक है भाई। ये है और बाकी चीज़ें मैंने बता दी। कट ऑफ जो रखेंगे उसको 10.5, क्योंकि अपना जो रेंज है 10 से 10.2 चाहिए अपने को, ठीक है, इतने में कट ऑफ हो जाना चाहिए LFP के लिए, ठीक है। 12.8 की लगा रहे हैं, 10 से 10.2 पे ही कट ऑफ हो जाए, उससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। LFP में अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन और वोल्टेज प्रोटेक्शन इज मस्ट, ओके। इसी तरह करंट का मैंने बताया था 10 से 15 एम्पेयर ये दे रहा है, लेकिन अपना कोई बात नहीं, 50 एम्पेयर अपन मैक्सिमम दे सकते हैं 0.5C रेटिंग के हिसाब से, ठीक है। BMS जो है वो BMS इस बात को करेगा कि भैया 10 वोल्ट से नीचे नहीं जानी चाहिए किसी भी हालत में, और 14.6 वोल्ट 14.6 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो अपने को रखनी पड़ेगी, ठीक है भाई। अच्छा, दूसरी बात, लेड एसिड बैटरी जो ये है, लुमिनस की लेड एसिड बैटरी आप देख रहे हो, ठीक है। इसमें क्या है कि अपने को आप इक्वलाइजेशन की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। इक्वलाइजेशन वो अपने को इसलिए कभी कभी बूस्ट चार्ज वगैरह भी करना पड़ता था। तो उसके अपना LFP बैटरी में कोई इक्वलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, कोई बूस्ट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट नहीं हो, जो मैंने पहले भी आपको बताया, ठीक है। और कभी भी LFP, अब आप सोच रहे हो यार ये बैटरी तो मेरी है, मैं LFP बैटरी ले आऊँ और उसको पैरेलल कनेक्ट कर दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है? नहीं, दोनों को पैरेलल आपको नहीं करना है। या तो इसी बैटरी रखो, इसके साथ इसी, क्योंकि करेक्टरिस्टिक सेम होनी चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर है, कोई और दूसरा कंट्रोल BMS वो उसको कंट्रोल करेगा, दोनों को मैच नहीं हो पाएगा। तो ये गलती अपने को नहीं करनी, ठीक है भाई। और SMF मोड में रखना है इन्वर्टर को, मैं पहले ही बता चुका हूँ, क्योंकि वो मेंटेनेंस फ्री बैटरी है मेरी, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। आराम से उसका बैकअप 6 से 8 घंटे मिलेगा, उसकी लाइफ 8 से 10 साल है, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। साइकिल लाइफ 5000 हो जाएगी। अब आप इसके फ़ायदे क्या, एफिशिएंसी कितनी सुधर गई, कहाँ इसकी एफिशिएंसी मतलब 75 से 80% का, उसकी एफिशिएंसी 95% LFP की। चार्ज भी फास्ट होगा, ठीक है। जीरो मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है ही, उसमें LFP में रिक्वायरमेंट ही नहीं मेंटेनेंस की, ठीक है। लाइफ सबसे बड़ी बात है इसकी, लाइफ जो 3 से 4 साल लिखी, देखो इसमें 36 मंथ की वारंटी दिखी। ये वास्तव में लाइफ 3 से 4 साल में खराब ही हो जाती है, और ज़्यादा चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो तो 2.5 साल में नहीं हो जाती ये बैटरी। देखिए एक चार्जिंग कंप्लीट हो गया है, तो अभी ये फैन भी बंद हो गया इसमें, ठीक है, देख सकते हो आप। सबसे बड़ी बात इसका 60 किलो वजन है भाई, कितना भारी काम इसको यहाँ पर हैंडल करना। उसका वजन आपका 5 किलो का एक सेल आता है, 5 और क्या कम का आएगा। मैं तो 280 एम्पेयर आवर का बता रहा हूँ, 5 किलो, ये तो शायद 3-4 किलो का, और 3-4 सेल में लगा रहा हूँ सीरीज में, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया, लगभग 4-12 मतलब 4 किलो का ना, 16-17 मतलब 20 किलो, मतलब वजन आपका 1/3 हो जाता है लगभग, ठीक है ना भाई। तो ये हैंडल करना भी ईजी हो जाता है। तो ये मेरा कहना है। अभी ये कैसे अपन भारत, जहाँ अभी आप देखो ग्रिड स्टेबिलिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों को रखने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का, सोलर और विंड का बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसकी इंटरमिटेंसी के चक्कर में अपनों को एनर्जी स्टोरेज में जाना पड़ रहा है, और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है, जिसमें लिथियम आयरन फॉस्फेट केमिस्ट्री सबसे अभी हाईएस्ट चल रही है, सोडियम आयन भी आ रही है, लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज में जैसे आपका ये बैटरी फ्लो बैटरीज वगैरह भी आ रही है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ठीक है। बट LFP बैटरी अभी सब चल रही है, और 1 गीगावाट आवर शायद कंप्लीट हो जाएगा 2025 के एंड तक कमीशन इंडिया में, और 236 गीगावाट आवर जाना है 2030-31 तक, और उसके बाद 1840 गीगावाट आवर जाना है 2047 तक, जब 100 साल पूरे होंगे अपने आज़ादी के, ठीक है ना भाई। तो अभी बहुत बड़ा इसमें मार्केट है, बहुत बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इसमें। आप ट्रेनिंग लो, सीखो इसके बारे में, LFP के बारे में। और ये मैं 25 साल से कर रहा हूँ भाई। ये हम वहाँ पर सब स्टेशन जो अपना रहता है
वहाँ पे भी अपने 220 वोल्ट डीसी 110 वोल्ट डीसी की बैटरी लगी रहती है, उसमें अपन सेल वोल्टेज वगैरह लेते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को इधर से इस सेल से लेके इसमें डाला वो लाया, वो एक इक्वलाइजिंग करने का तरीका है, ठीक है, वोल्टेज डिफरेंस वगैरह हो। तो ये सारी चीज़ें अपन काफ़ी सालों से करते आ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। LFP की जानकारी लेना ज़रूरी है, ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है। SOC स्टेट ऑफ चार्ज, DOD, ये जो फैक्टर है, डिग्रेडेशन, इन सबको समझना ज़रूरी है। तो ये आने वाला टाइम जो है, अभी मैंडेट भी हो गया, गवर्नमेंट ने 10% बोल दिया, कोलोकेटेड सोलर के साथ 10% बेस में जाना है आपको एनर्जी स्टोरेज में। राजस्थान सरकार ने 5% बोल ही दिया, पहले मैंडेट कर दिया है ग्रीन ओपन एक्सेस में। महाराष्ट्र सरकार TOD ला चुकी है, टाइम ऑफ डे, तो आपको बैंकिंग नहीं कर पाओगे तो आपको एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा, तो बेस लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना भाई। 2% ESO एनर्जी स्टोरेज ऑब्लिगेशन ऑलरेडी है, ठीक है। जब अगर आप अपनी कैप्टिव यूज फैक्ट्री के अंदर 85% से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ ले रहे हो तो 2% आपको एनर्जी स्टोरेज में जाना पड़ेगा। वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया इंडिया में, तो वो भी जल्दी से आ जाएगा। तो बहुत सारे ऑब्लिगेशन आ रहे हैं, मैंडेट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, तो टाइम पे इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। मैक्सिमम एक्सीडेंट बेस के जो हो रहे हैं वो ड्यूरिंग कमीशनिंग या कमीशनिंग के बाद 1 या 2 साल के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्यों ऐसा हो रहा है? या तो कमीशनिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, इवन कमीशनिंग के टाइम में आपको पता ही नहीं है यार योर BMS इज वर्किंग और नॉट। एडवांस BMS होना चाहिए, देयर शुड बी एक्टिव सेल बैलेंसिंग शुड बी देयर, वोल्टेज को बैलेंस रखना, और चार्जिंग नहीं होना चाहिए, और वोल्टेज नहीं हो जाना चाहिए। थर्मल रनअवे का इशू कैसे होता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो सब चीज़ें कमीशनिंग के टाइम पे उन चीज़ों को मेंटेन करना जरूरी है। SOC स्टेट ऑफ चार्ज मॉनिटर करना जरूरी है। तो ये सारी चीज़ें, तो ये आपको जस्ट मैंने एक बताने की कोशिश की है। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था इंडिया में कि मेरा एग्जिस्टिंग इन्वर्टर LFP लेड एसिड को हटा के LFP लगाऊँ तो ये मेरे होगा या नहीं होगा, उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। यहाँ पे अभी मैं इसको कर रहा हूँ मेंटेन, ठीक है भाई। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, और होपफुली आज मेरी और क्लास है, कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ट ट्रेनिंग दे रहा हूँ, भारत की पहली ऐसी ट्रेनिंग जिसमें सब कुछ है। बेस का आर्किटेक्चर क्या है, बेस की डिज़ाइन कैसे होती है, बेस के टेंडर में भाग लेना तो क्या करना है, प्री बीट पोस्ट बीट, आपको बेस की मैन्युफैक्चरिंग में जाना तो क्या करना है, आपको ऑपरेशन, मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, सेफ्टी, क्वालिटी, कुछ भी बात करो रिगार्डिंग बेस, आई एम हियर। ओके, थैंक यू फ्रेंड।